पार्टनरशिप डीड हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये कंपनीज रूल्स 2014 के बारे में। इसमें लिखा गया कि पार्टनर्स की जो संख्या है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। लेकिन उसमें एक बात और लिखी गई है कैनन में कि ये जो 50 वाली संख्या है कभी कभार वो 100 हो सकती है, कभी कभार हो सकती है। लेकिन कैसे होगी कि अगर आपकी ज़रूरत है कि पार्टनर की संख्या हम 100 करें तो उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखित परमिशन लेना पड़ेगा और अपनी पूरी ज़रूरत को शो करनी पड़ेगी कि हमारे साझेदारी व्यापार में कम पार्टनर हैं, काम नहीं चल रहा है, तो संख्या बढ़ाने की परमिशन दिया जाए, अनुमति दी जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर राज़ी हो जाती है आपके आवेदन पर, तो साझेदारों की संख्या 50 से बढ़ाकर कितना हो सकती है, 100 हो सकती है। तो वो तो अलग केस है। लेकिन नॉर्मल जब बात करनी होगी कि मैक्सिमम कितना हो सकते हैं पार्टनर, अधिकतम साझेदारों की संख्या क्या हो सकती है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 50 हो सकते हैं। 100 का नाम मत लेना। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है क्या कोई ऐसी परिस्थिति है कि 50 से संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्वेश्चन अगर आता है तब उसके जवाब में आप क्या लिखोगे कि यस बढ़ाई जा सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन इसका मिल जाए तो बढ़ाई जा सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम कितना नंबर रखेंगे हम लोग, 50 रखेंगे। अब थोड़ी बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता। हम सब जानते हैं कि समझौता हमारे लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। अगर हम उसको लिखित रूप में लेके आ जाएं, क्योंकि मौखिक कहने के लिए कह दिया ठीक है, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए साझेदारों के बीच में, तो उसको अदालत में लेकर साबित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी तो मुँह ज़बानी कुछ कह रखी है और जाके अदालत में पलटी मार जाएगी, तो फिर साबित करना मुश्किल है। इसलिए ऐसे परेशानियों से बचने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो समझौता हमने किया है उसको हम लोग लिखित करा लें, और जैसे ही लिखित में आप डालोगे सारी शर्तें, आपके बीच में क्या क्या राय आपने कर रखा है, किन किन मुद्दों पर आपकी सहमति है, किसको कितना लेना है देना है, कौन क्या क्या करेगा, इन तमाम मुद्दों को आप लिखित रूप में रख लीजिए। और जैसे ही लिखित रूप में आएगा क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। अब इस पार्टनरशिप डीड के तब फिर अपने विषय होंगे, अपने इसके कंटेंट्स होंगे, इसकी विषय सूची होगी। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके विषय सूची को आप लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जितनी आप लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं, जिन जिन मुद्दों पर समझौता चाहिए, उन तमाम मुद्दों को आप पॉइंट के रूप में इसमें लिख सकते हैं। और जो इस डीड के अंदर आप पॉइंट के रूप में लिखते हैं तमाम मुद्दे, उसी को हम लोग कहते हैं समझौता के क्या है, विषय सूची। आखिर इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, ये फिक्स नहीं है कि 20 मुद्दा है ख़त्म, ऐसा नहीं है। जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उन तमाम मुद्दों पर हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो जो बातें इसमें लिखी गई उसको हम लोग कई बार क्लॉज कहते हैं, कंटेंट्स कहते हैं, साझेदारी समझौता क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। तो थोड़ी सी हम बात करना चाहते हैं उन विषयों पर जो इस साझेदारी में होते हैं। तो पहला नंबर आप देखिए क्या है इसमें, जब पलटना, साझेदारी संलेख में जो पहला पोजीशन है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो आपके पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसमें जो पहला पॉइंट लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि सभी साझेदारों के नाम क्या क्या है और उस फर्म का नाम क्या है। फर्म का नाम मतलब फर्म इज द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स। कुछ तो नाम रखा होगा फर्म का, तो उस फर्म का नाम लिखा जाएगा पहली ही शर्त में, और जितने पार्टनर हैं उनका नाम, उनका पता, उनका पेशा, उनका एड्रेस भी, वो कहाँ से आते हैं। तो पहले पॉइंट में समझौते में आ गया ये चीज़, पूरा डिटेल आ गया। दूसरा पॉइंट जो रखेंगे इसमें हम लोग नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेस। दूसरा पॉइंट भी हमने बोल दिया, जितने पार्टनर का नाम है और उसका एड्रेस भी लिख दिया। तो अगर फर्म का नाम लिखते हैं तो फर्म का पता भी तो होगा, ये फर्म कहाँ है, महादेवा रोड में है, पचरुखी रोड में, कहाँ पर है। तो फर्स्ट पॉइंट इज फर्म का नाम, उसका पता,
दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं सारे साझेदारों के नाम, साझेदारों के पता, उनका पेशा। 2 पॉइंट हमारा पूरा हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ये जो आप साझेदारी व्यापार करोगे वो किस प्रकार का व्यापार होगा? क्या वो हेयर कटिंग वाला काम होगा? क्या वो रोड मेकिंग वाला काम होगा? क्या वो तेल बनाकर बेचने वाला काम होगा? कौन सा काम करोगे? द नेचर ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ बिजनेस जो आप करने जा रहे हो वो किस टाइप का हमारा व्यापार होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा इस पॉइंट पे। उसके बाद जो विषय हम लोग डाल सकते हैं टर्म ऑफ पार्टनरशिप। टर्म ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि जो साझेदारी व्यापार हम शुरू कर रहे हैं, आखिर ये साझेदारी व्यापार किसी निश्चित अवधि के लिए है, 5 साल के लिए है या 2 साल के लिए है या 6 महीना के लिए है या कब तक के लिए है या अनिश्चित काल के लिए, इस बात की चर्चा भी इस एग्रीमेंट में हो जाना चाहिए, जो कहते हैं टर्म ऑफ पार्टनरशिप। उसके जो अगला पॉइंट आएगा लोन टू फॉर्म बाय पार्टनर्स। इसका क्या मतलब है? जो पार्टनर हमारे हैं, क्या वो पार्टनर इस फर्म को लोन दे सकते हैं? अगर लोन दे सकते हैं तो उस लोन के टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए? क्या उस लोन पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? उस लोन को किस रूप में एक्सेप्ट करना है और किस तरह वापस करना है? तो लोन के संबंध में अगर कोई शर्तें हैं, कोई टर्म्स हैं, तो उनको भी इस पॉइंट में दर्ज करना है, डीड के अंदर वो भी आना चाहिए। अगला पॉइंट हो सकता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जो साझेदार इसमें काम कर रहे हैं, साझेदार बने हैं, उन साझेदारों के क्या क्या राइट होने चाहिए, उनके निश्चित करना जरूरी है कि आपका ये राइट है, आपका ये राइट है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये राइट हो गए। और उनके क्या क्या फ़र्ज़ हैं, क्या क्या ड्यूटी है। तो हर साझेदार के अपने राइट और उनकी ड्यूटी क्या होगी, इसको लिखित रूप में इसमें डाल देना है। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर हैं अगर अपने निजी पर्पस के लिए, घरेलू पर्पस के लिए व्यापार से कुछ भी निकालेंगे, तो उस बारे में भी हमारे समझौते में क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए कि आखिर साझेदार अपने निजी कामों के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्या हर महीना निकालना चाह रहे हैं, या कोई अमाउंट लिमिटेड अमाउंट है, या हर 3 माह पर निकालेंगे, या हर 6 माह पर निकालेंगे, या हर साल में एक बार निकालेंगे? यानी पार्टनर अपने निजी कामों के लिए ड्राइंग करना चाहते हैं, उस बारे में क्या नियम रहेगा? तो उस बारे में नियम भी अगर कुछ है तो आपको एक पॉइंट के रूप में लिखना पड़ेगा उसको। तो अगला पॉइंट इसमें है डिवीज़न ऑफ वर्क अमॉन्ग पार्टनर्स। अगर हमारा बिजनेस इतना बड़ा है, इतने तरह तरह के डिपार्टमेंट है, तरह तरह के मल्टी फंक्शन है उसमें, इतने पार्टनर हैं, तो कौन पार्टनर अपनी योग्यता के अनुसार उसको काम कौन सा दिया जाए? तो डिवीज़न ऑफ वर्क जो है, जो जिस लायक होता है, जिस वर्क के लायक होता है, उस तरह से काम उसके अलॉट कर देते हैं। तो ये भी बात मुंहज़बानी रखोगे तो क्या पता दिक्कत हो सकती है। इसलिए लगे हाथों इस पार्टनरशिप डीड में ये काम भी लिख दो कि कौन पार्टनर कौन सा काम करेगा, तो पूरा वर्क हमारा डिवाइड हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ वर्क में आ जाएगा। आगे इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर। अगर मान लो कि जब बिजनेस है, साझेदारी व्यापार है, लेन देन हो, तब बुक्स ऑफ अकाउंट से लिखे जाएंगे नहीं लिखे जाएंगे? बिल्कुल लिखे जाएंगे। तो जो हम अकाउंटिंग तैयार करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से लिखेंगे, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट से लिखने के कौन सा मेथड होंगे? अभी आपको मेथड नहीं पता है। बुक्स लिखने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने के। एक तो होता है हमारा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है कैश सिस्टम अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मिक्स्ड, दोनों का मिलाकर के हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके इस साझेदारी व्यापार में कौन सा सिस्टम अपनाओगे? इस मेथड में से कौन सा सिस्टम अपनाया जाएगा? ये सभी लोग एक बार राय कर लो और इसको लिखित रूप में रख दो कि ये मेथड हम लोग अपनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो जाए। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट,
चलो आपने पूरा अकाउंट तो लिखवा दिया, नियम डाल रखा है इसमें, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, अकाउंट लिख दिया गया, पूरा 1 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हमारा। क्या उसमें गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उसमें एरर हो सकता है, उसमें फ्रॉड हो सकता है, चीटिंगबाजी हो सकती है, तो उसके जांच होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो कोई कहता है कि हाँ, कोई कहता है कि नहीं, तो इस बात पर नहीं चलेगा। उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऑडिट होने चाहिए, उसके इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो कौन करेगा? बाहर वाला करेगा, अंदर वाला करेगा, किस प्रकार की जांच होगी, इस बारे में जो रूल है, जो शर्तें हैं इस लिखित समझौता में, उसको भी नोट कर दिए। ऑडिट कहते हैं, ऑडिट क्या एक तरह के जांच प्रक्रिया, और जो आदमी ऑडिट करता है, जांचता है, उसको ऑडिटर कहते हैं। और ये ऑडिटर कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होगा ही होगा। तो इस ऑडिट के बारे में, जांच करने के बारे में भी हमारे पास नियम होना चाहिए, हमारे समझौते में लिखित होना चाहिए, तो आगे चलो कोई विवाद ना हो। अगला पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सब हो गया, अगर मान लो बंटवारा, लाभ बंटवारा के बारे में कोई शर्त नहीं है, तब तो विवाद आपस में होना स्वाभाविक है। तो अगर लाभ होगा बिजनेस में, क्योंकि हम लोग बिजनेस करते ही हैं लाभ कमाने के लिए, अलग बात है कभी कभार हानि हो सकती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन लाभ कमाने के लिए हमने काम शुरू किया था। अगर लाभ होगा तो ये सब लोग कैसे बांटेंगे? अगर इस बारे में कोई लिखित समझौता नहीं है तो फिर मुसीबत खड़ा है। तो कौन आदमी को कितना हिस्सेदारी मिले, किसमें लाभ में, क्या रेशियो में बांटेंगे, इस बारे में हम लोग इस समझौते में लिखित कर देते हैं कि कोई 10% लेगा, कोई 20% लेगा, सब कौन किसको कितना मिलेगा, इस व्यापार में हिस्सेदारी या इक्वल मिलेगा, इस बात को भी समझौते में लिख देना पड़ेगा। यह है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है सैलरीज एंड कमीशन। कई बार पार्टनर कहते हैं कि हम जैसे कर्मचारी काम करते हैं वैसे हम भी काम कर रहे हैं, दिन भर हम भी काम कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। तो कर्मचारी हैं, दूसरे लोग काम करते हैं तो सैलरी लेते हैं, कमीशन लेते हैं, हम दिन भर बैठे रहते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है इस तरह की व्यवस्था हो। अगर किसी साझेदार को सैलरी देनी है या कमीशन देना है तो इस बारे में क्या शर्तें होंगी, कौन सा कंडीशन या टर्म होगा, अगर कुछ है ऐसा तो उस बात को भी आप इस समझौते में लिख दें इसको। तो एक पॉइंट यही बन जाएगा। अगर नहीं देना है वो भी लिखिए कि हमारे यहाँ कोई पार्टनर दिन भर काम करेगा लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको कमीशन नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा। जो भी बात हो, जो भी सहमति आप सबकी बनेगी, उस बात को यहाँ पर टर्म में लिख सकते हैं हम चीज़ को। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, इसका माने क्या होता है? जिन जिन पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा, अच्छा एक बात आप बताना, क्या पार्टनर बनने के लिए कैपिटल लगाना जरूरी है? बगैर कैपिटल लगाए पार्टनर नहीं हो सकता है? पक्का? जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे क्या उसमें कैपिटल की बात आई थी? उस परिभाषा में कैपिटल कहीं बातें नहीं है। इसका मतलब है कि आप बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन सकते हैं अगर बाकी लोग सहमत हैं। वो तो सहमति पर डिपेंड करता है। अगर सभी लोग सहमत हैं आपस में तो पार्टनर कोई भी बन सकता है, यानी उसमें पूंजी लाना कोई शर्त नहीं है। तो बिना पूंजी के भी कोई पार्टनर बन सकता है, जरा इसको याद रखना। कब बनेगा? अगर सभी लोग सहमत हैं तो वो बन सकता है। अच्छा, जब पूंजी कोई लगाएगा, जो लगाएगा उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं लगाया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पूंजी लगा रहा तो मन में होती है कि ये पैसा कहीं और लगाए होते तो क्या मिलता, उस पर इंटरेस्ट मिलता। तो बेचैनी है, किसी के पूंजी ज़्यादा है, किसी के पूंजी कम है, किसी को है ही नहीं। तो जिसकी पूंजी लगी है कम या ज़्यादा, वो सोच सकता है, स्वाभाविक है कि पूंजी पर हमें ब्याज मिलना चाहिए। अगर ऐसी शर्तें सब लोगों को मंजूर है तो पूंजी पर कितना ब्याज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस शर्त को भी इस लिखित समझौते में चर्चा होनी चाहिए, लिखित होना चाहिए। और लगे हाथ तो एक और उल्टी बात है इसकी, अगर आप पार्टनर हो, पूंजी लगाए हो तो उस पर ब्याज खोजते हो और लिखवा लिए हो समझौता में, तो कभी कभी ड्राइंग भी तो करते होगे।
तो क्या उस ड्राइंग पर ब्याज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस बात की भी चर्चा हमारे समझौते में होनी चाहिए। तो कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चर्चा इसमें हो सकती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर हमारे कम पड़ते हैं, ज़रूरत पड़ गई और आदमी लाने की। कितने कम से कम कितने बोले थे पार्टनर आप? 2, कम से कम 2। अब मान लो कि 2 आदमी की और ज़रूरत है, मान लो कि 5 पार्टनर पहले से हैं, बड़ा बिजनेस हो गया, संभल नहीं रहा है, तो छठा पार्टनर लाना चाहते हैं, आ सकता है कि नहीं? क्योंकि 50 तक तो हम कर सकते हैं। तो किसी अन्य आदमी के जब आप पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करोगे, सब लोग सहमत होंगे तभी। तो जब किसी दूसरे को हम लोग पार्टनरशिप में लेके आते हैं तो उसके लिए सबकी सहमति चाहिए। चलो मान लिया सब लोग सहमत हैं, सब लोग सहमत है कि न्यू बंदे को हमने पार्टनर बना लिया, इसी का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब किसी नए पार्टनर को लाते हैं, इस बारे में क्या रूल होना चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए, अगर ऐसे कोई व्यवस्था है कि हम ला सकते हैं नए पार्टनर को, तो उस बारे में आप कहाँ लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड में या पॉइंट में लिख दीजिए कि नया पार्टनर आएगा वो क्या क्या लाएगा, नया पार्टनर पूंजी कितनी हो सकती है, उसका गुडविल कितना ला सकता है, नया पार्टनर जब आएगा तो कितने लाभ हानि में शेयरिंग करेगा, इत्यादि। किस में लिखेंगे? इस पॉइंट में लिखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर रिटायरमेंट कोई होता है, अपने से व्यापार छोड़ के जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, होता है कई बार कि अब मन नहीं कर रहा है, बहुत काम कर लिया, 10 साल हो गया, अब काम नहीं करेंगे, तो अवकाश लेना चाहता है, छुट्टी पर हमेशा के लिए जाना चाहता है। तो जब कोई अवकाश लेगा, रिटायर करेगा, उस बारे में क्या रूल होना चाहिए, क्या शर्तें लागू होनी चाहिए, उसके पैसे का पेमेंट कैसे होगा, इत्यादि। इन तमाम बिंदुओं पर कहाँ लिखेंगे हम लोग? तो पार्टनरशिप डीड में इस बारे में भी लिख दीजिए, ताकि जाते समय कोई विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। जो भी उसका रुपया बनेगा हिसाब जाते समय, वो पैसा साथ साथ पेमेंट होगा या बाद में पेमेंट होगा या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा या लोन जैसे मान लिया जाएगा, जो भी शर्तें होंगी आप इसमें लिखित रूप में लिख दीजिए, ताकि कोई विवाद नहीं हो पाए। अगला पॉइंट है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अच्छा, वो तो रिटायरमेंट की बात थी, क्या पता किसी की डेथ हो जाए, तो डेथ हो गई, क्या उसको मालूम था कब डेथ हो जाएगी? नहीं मालूम था उसको, तो अचानक उसके डेथ होगी, तो क्या उसके हिसाब हैं कि नहीं? इसमें उसके पूंजी लगी है, उसके प्रॉफिट में हिस्सा हो सकता है उसका सैलरी कमीशन, ये भी हो सकता है। तो पूरा उसका हिसाब बनेगा, उसके क्या तरीके होंगे, गुडविल कैसे निकाला जाएगा, उसका पेमेंट किसको दिया जाएगा, इन बिंदुओं की चर्चा लिखित रूप में भी समझौता में होना चाहिए इसमें। और कौन सा पॉइंट है? इफेक्ट ऑफ अपोजिंग द पार्टनरशिप रूल्स। अगर पार्टनरशिप रूल्स के खिलाफ कुछ हो रहा है, पार्टनरशिप रूल जो हमने बना रखा है उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ कौन सा एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में भी लिखित चर्चा होनी चाहिए। और कौन सा पॉइंट है इसमें? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये नाम सुना है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सीधी भाषा में समझना कि अगर पार्टनरशिप व्यापार हमारा बंद हो रहा है, सभी साझेदार अब अलग अलग पोजीशन में है कि भाई अब हम काम नहीं करेंगे, हमारा हिसाब दे दो, तो सब लोग जब हिसाब मांगे तो क्या व्यापार रहेगा? नहीं। व्यापार खत्म हो जाएगा, सारा हिसाब करेंगे, अपना अपना लेके जाइए। इसी चीज़ का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पूरा बंद, व्यापार बंद कह लो, इसको हिंदी में विघटन भी कहते हैं। साझेदारी व्यापार का विघटन या टूट जाना या बंद हो जाना, खत्म हो जाना। तो जब अगर ये व्यापार कहीं ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तो वैसे हालत में हिसाब किताब कैसे होगा, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, उसके रुपया की वसूली करके कैसे कैसे बांटना है, इस बारे में भी चर्चा लिखित रूप में हो जानी चाहिए। और कौन सा पॉइंट है? इंश्योरेंस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कई बार ऐसा होता है
कि साझेदार लोग ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है कई बार, जरूर नहीं कि सबका हो। अगर ऐसे राय बनती है कि सारे साझेदारों के ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है तो अब तो व्यापार ही बंद हो गया। तो जब व्यापार बंद होगा या व्यापार के चालू दशा में जब इंश्योरेंस की पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो रुपये तो आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में अमाउंट जो बनता उसका हिसाब किताब कैसे होगा, उसका बंटवारा कैसे होगा, इस बारे में कोई शर्त है, कोई कंडीशन है तो उसको भी क्या करें हम लोग इस लिखित पार्टनर से समझौते में कहीं ना कहीं डालेंगे। तो इस प्रकार हमारे जो है, और लास्ट पॉइंट है आर्बिट्रेशन। समझौते का लास्ट पॉइंट क्या है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंचायत। पंचायत समझते हो? आर्बिट्रेटर जो होता है पंच होते हैं कि अगर कोई आपसी विवाद हो जाए, हम लोग फाइटिंग करने लगे आपस में किसी मुद्दे को लेकर, बातें तो सब लिखी गई हैं उसके अनुसार सब कुछ होगा, लेकिन जो बात नहीं लिखी गई कहीं वो डिस्प्यूट आ गया तो जिस बारे में नहीं लिखे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा वो, और झगड़ा शुरू हो गया। तो इस झगड़ा को, डिस्प्यूट को हम लोग कैसे निपटाएंगे? अगर निपटाने का तरीका है कि कोर्ट में जाएंगे तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आना जाना खर्चा बढ़ जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो आपने कहा कि नहीं, कोई आपसी विवाद होगा तो हम लोग पंचों को बुला करके अपना फैसला कर लेंगे ताकि फटाफट हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था आप चाहते हो कि नहीं, हमारे जो भी विवाद होंगे हम लोग पंचों की सहायता से अपने विवाद को हल कर लेंगे, तो इस बात को भी अपने लिखित समझौते में डाल देंगे कि हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होगा जिसका फैसला हम लोग पंचों के माध्यम से कराएंगे। अगर ऐसा आप सहमति बनती है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।